आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। ठीक 11 बज रहे हैं, बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के दौरे पर रवाना। भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर। प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। आउटरीच सत्र में एआई ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर केंद्रित चर्चाओं का होगा आयोजन। कुवैत में हताहत हुए भारतीयों की मदद के लिए एक्शन मोड में केंद्र सरकार। दौरे पर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल का दौरा कर घायलों का पूछा हाल, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कुवैत की विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल यहाया ने से मुलाकात के दौरान सहयोग के लिए जताया आभार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में पर्चा लीक होने का नहीं मिला कोई सबूत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा किसी छात्र का नहीं होने देंगे नुकसान। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स के लिए किए जाएंगे रद्द। इन छात्रों को 23 जून को फिर से परीक्षा में बैठने का दिया गया विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। एनएसए अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों से आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत कर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश। केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्क्यूलर। विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान को कश्मीर पर दिए गए संयुक्त बयान को लेकर सुनाई खरी खरी। जम्मू कश्मीर को देश का बताया अविभाज्य अंग। कहा किसी अन्य देश को आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करने का नहीं है अधिकार। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू का अलर्ट किया जारी। सिक्किम में भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के पास तीस्ता नदी के किनारे स्थित कई घर हुए जलमग्न। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री इटली में आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर चर्चा होगी। इटली के लिए रवाना होते हुए अपने बयान में प्रधानमंत्री ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम को अपने एक दिवसीय इटली दौरे के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह को यहां इटली पहुंचेंगे। साउथ इटली के अपूलिया में ये G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इस एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो तमाम मुद्दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, अफ्रीका के साथ कोऑपरेशन, मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और G7 के देशों को यह संकेत दे सकते हैं कि आपको इस मुद्दे पर एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा अगर इस मसले को हल करना है। प्रधानमंत्री अपनी इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान कई G7 और पार्टनर कंट्रीज के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है, जिनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इटली भारत के संबंधों को, जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं, उनको और मजबूत कैसे किया जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कैसे बढ़ाए जाएं, डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर दोनों की बातचीत हो सकती है। दिलचस्प मीटिंग एक और होगी और वो होगी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं और G7 को गुहार लगाएंगे कि G7 मुल्क उनको और फंडिंग दे अपने जो उनकी युद्ध प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए। भारत की सलाह और राय राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक बार फिर से ये हो सकती है कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से निकलेगा, युद्ध से नहीं। प्रधानमंत्री अपना एक दिवसीय दौरा शुक्रवार को खत्म कर शुक्रवार की शाम को यहां इटली से रवाना होंगे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। इटली दौरे के अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत इटली संबंधों को सराहा है। अपने लगातार तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली दौरे पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपने पिछले इटली दौरे और बीते वर्ष इटली की प्रधानमंत्री की 2 भारत यात्राओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इन दौरों को द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन और G7 शिखर सम्मेलन के परिणामों के बीच व्यापक तालमेल लाने और उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर होगा जो ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि G7 सदस्य देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान G7 के सदस्य देश हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। 13 से 15 जून तक इटली के पुगलिया क्षेत्र में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन राउंड टेबल बैठक में मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, बैठक का उद्देश्य एकजुटता और सभी को साथ लेकर चलना है। G7 कोई बंद किला नहीं है जिसे शायद किसी से अपना बचाव करना है। यह मूल्यों की एक पेशकश है जिसे हम साझा विकास को एक लक्ष्य के रूप में दुनिया के लिए खोलते हैं। यूक्रेन गाजा संघर्ष के अलावा AI, ऊर्जा और अफ्रीका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रवासियों की समस्या, इंडो पैसिफिक और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दे बैठक का एजेंडा हो सकते हैं। G7 देशों के नेताओं ने इटली में अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन को $50 अरब का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। इस राशि का भुगतान रूस के सेंट्रल बैंक की विभिन्न देशों में जब्त की गई संपत्तियों से होने वाली आय और ब्याज से किया जाएगा। G7 नेताओं का कहना है कि इस पैसे से यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई में मदद मिलेगी। अधिकांश धनराशि अमेरिकी सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। ये पैसा रूस की लगभग $300 अरब की जब्त की गई संपत्तियों से प्राप्त आय से आएगा। ऐसे अधिकांश फंड यूरोपीय संघ के देशों में रखे जाते हैं। फरवरी 2022 में मॉस्को की सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के तुरंत बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के केंद्रीय बैठक की संपत्तियों को जब्त कर लिया और रूस के बाहर के बैंकों में रखे गए रूसी धन तक मॉस्को की पहुंच को रोक दिया। हालांकि ये संपत्तियां फ्रीज हैं और मॉस्को उन तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी वे कानूनी रूप से रूस के स्वामित्व में हैं। किसी और की संपत्ति से कीव को पैसे मुहैया कराने का प्रयास एक अवैध पहल है। वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह से असंतुलित करना और बड़ा संकट पैदा करने की चेतावनी है। G7 7 देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45% और दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इससे पहले 1997 और 2013 के बीच रूस को शामिल किए जाने से इसका G8 के रूप में विस्तार हुआ था। क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में रूस की सदस्यता सस्पेंड कर दी गई थी। G7 का शुरुआती फोकस आर्थिक मुद्दा था। इसके बाद धीरे धीरे शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर समाधान और सर्वमान्य मत खोजने के लिए विचार का एक मंच बन गया है। और अब बात कुवैत में हुए दर्दनाक हादसे की। रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर कितने ही श्रमिक विदेश जाते हैं। ऐसे ही कुवैत गए भारतवासियों के साथ बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में मरने वाले 45 भारतीयों की पहचान हो गई है और मृतकों में 23 केरल के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह दुख की इस घड़ी में भारतवासियों का साथ देने के लिए कुवैत पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पतालों का दौरा कर घायल भारतीयों का हालचाल जाना और उन्हें भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। दक्षिणी कुवैत के मंगफ शहर में बुधवार को 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में हताहत हुए भारतीयों की मदद के लिए न सिर्फ कुवैत सरकार बल्कि भारत सरकार भी एक्शन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे। उन्होंने कुवैत के जाबेर अस्पताल और मुबारक अल कबीर अस्पताल का दौरा कर हादसे में घायल भारतीयों का हालचाल जाना। उन्होंने भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सों की सराहना की। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से भी मुलाकात की। कुवैत के विदेश मंत्री ने दुखद दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की और हादसे में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर की शीघ्र स्वदेश वापसी, घायलों की चिकित्सा और दुर्घटना की जांच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान होते ही वायुसेना का विमान भारतीयों के शवों को वापस ले जाने के लिए तैयार है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबा से भी मुलाकात की। कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने बताया कि महामहिम अमीर ने सभी आवश्यक सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कुवैती अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही सक्रिय सहायता के लिए कुवैत के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीयों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक घायलों का इलाज कुवैत के 5 सरकारी अस्पतालों अदन, जाबेर, फरवानिया, मुबारक अल कबीर और जहरा में हो रहा है। अधिकांश मरीजों की हालत स्थिर है। इस हादसे में मरने वाले सबसे ज्यादा लोग केरल के हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कुवैत अग्निकांड के पीड़ित परिवार से पतन मतिट्टा जाकर मुलाकात की। केरल सरकार ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए केरल वासियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही इस हादसे में घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को स्वदेश लाने के प्रयासों में समन्वय के लिए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को तत्काल कुवैत भेजा जा रहा है। हादसे की खबर के बाद पीड़ितों के परिजनों में गम का माहौल है। शमीर की पत्नी और मां को उनकी मौत के बारे में नहीं बताया गया है। उन्हें बताया गया है कि वो आईसीयू में है। कुवैत में बुधवार को हुए इस भीषण अग्निकांड में 49 विदेशी कामगारों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी उसमें लगभग 195 मजदूर रहते थे। हादसे के बाद से ही भारतीय दूतावास कुवैती प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर +965 655 05 246 भी जारी किया है ताकि जरूरतमंदों को सही सूचना और मदद पहुंचाई जा सके। दुबई से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कुवैत में जिन भारतीय श्रमिकों की मौत हुई है उनमें केरल के थॉमस उम्मेन भी शामिल हैं। मौत की सूचना मिलने के बाद से ही थॉमस के परिवार में शोक की लहर है। वो केरल के रहने वाले थे। कुवैत में बुधवार सुबह एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसमें थॉमस की भी मौत हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने 7 जून 2024 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी को संज्ञान में लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ऐसे संदर्भों को साफ तौर पर अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत गतिविधियों और परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत भारत के संप्रभु क्षेत्र में है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए अन्य देशों के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी और वहां चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। एलजी ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया है। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि सुबह की सभाएं छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई हैं। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कदमों को भी स्कूलों को सुबह की सभाओं में शामिल करने का सुझाव दिया है। और नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब स्थिति यह है कि ग्रेस मार्क्स खारिज कर दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा रहा है कि वो चाहें तो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं, जो कि 23 जून को होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को चेताया है कि भ्रम न फैलाएं। अभी इस परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित किया है, जिसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में धांधली के आरोपों के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर दायर याचिकाओं में से एक पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाए। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा कदम उठाते हुए नीट यूजी 2024 में दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए हैं। ऐसे 1563 अभ्यर्थी हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नीट परीक्षा दे चुके 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये 1563 अभ्यर्थी वे छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि पुनः परीक्षा को एक विकल्प के तौर पर रखा गया है।
यदि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्र में से कोई री एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनके लिए बिना ग्रेस मार्क्स वाले अंक लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रेस मार्क्स के साथ किसी को 715 अंक मिले हैं लेकिन ग्रेस मार्क्स के बिना उसके अंक 640 हैं तो 640 नंबर पर ही रैंक मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर भी कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और आने वाले दिनों में परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर सभी उपाय किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर लीक की बात से साफ इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। छात्रों द्वारा एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि नीट यूजी काउंसलिंग में कोई अड़चन न आए इसके लिए जल्द से जल्द नीट परीक्षा दोबारा ली जा रही है और एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट की तिथि भी तय कर दी गई है। वहीं नीट में पेपर लीक, गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। नीट री एग्जाम 1563 छात्रों के लिए कराया जा रहा है लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या री एग्जाम के परिणाम का प्रभाव पूरी नीट मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा? क्या री एग्जाम के परिणाम से छात्रों की नीट ऑल इंडिया रैंक भी बदलेगी? इसे लेकर एनटीए ने पुष्टि की है कि इन 1563 परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य छात्रों की रैंक नहीं बदलेगी। अन्य छात्र मौजूदा परिणाम के आधार पर ही काउंसलिंग ले सकते हैं। नीट यूजी का आयोजन 5 मई 2024 को देश भर में 4750 केंद्रों पर किया गया, जिसमें से कुल 23,33,297 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। असीम मिश्रा के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित किया है।
जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई भी नेक्सस पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस एक्ट के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे विद्यार्थियों की मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसे राजनीतिक आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है बल्कि ये भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा छात्रों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने पर है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार में मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह ने आज रक्षा मंत्री पद का कार्यभार संभाला तो नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने पदभार संभालते हुए हवाई यातायात को अधिक सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में और बंडी संजय कुमार ने गृह राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। मोदी 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही नई कैबिनेट ने कामकाज संभालकर एजेंडे पर काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री का प्रभार संभाल लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने पहले से अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र की स्थापना के लिए नए सिरे से जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2028 से 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने और योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शास्त्री भवन स्थित शिक्षा मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम NEP 2020 के कार्यान्वयन में नई जमीन तैयार करने और भारत को 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करेगी। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले 25 साल तक रहेगा, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ग्लोबल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारी स्टूडेंट्स एंड यूथ फोर्स को कैसे तैयार किया जाए, ये स्कूल, हायर एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट से ही होगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। इस दौरान नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। पदभार संभालते ही उन्होंने अगले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो प्रत्येक नागरिक के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया। We will make civil aviation or the air travel in this country more approachable to the common man of this country and more easily accessible. And by meaning accessible, I want the prices also to be affordable to the common customer. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला और खनन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प, समर्पण, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। भाजपा की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय में
पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुंटूर के सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संचार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने वाईएसआरसीपी के किलारी वेंकट रोसैया को हराकर आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनाए जाने के लिए बधाई संदेश को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री इसराइल काट्ज का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज शाम विदेश मंत्री इसराइल काट्ज का फोन आया, हार्दिक बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत इजरायल के बीच पारस्परिक सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई। और एक बार फिर पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। वहीं अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार एनएसए के पद पर कायम रहेंगे, तो वहीं अमित खरे और तरुण कपूर भी प्रधानमंत्री के सलाहकार बने रहेंगे। देश की बेहतर होती अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए सीआईआई प्रमुख संजीव पुरी ने कहा कि सीआईआई को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश अपना आर्थिक परिवर्तन जारी रखेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में शीर्ष 3 में उभरेगी। 2023-24 के लिए 8.2% की मजबूत विकास दर के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई सरकार वैश्विक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकारों के अगले चरण की शुरुआत कर सकती है। I think every estimate that was there for last year has been beaten, including CII's own estimate. But we believe the best is yet to come, and we are more optimistic than all the reports or the estimates that have come out from agencies within and outside India. They have a figure which is somewhere in the region of 7, little bit plus minus, you can say. We are more optimistic. It is 8. That is the estimate by CII. और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भाजपा नेता पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। भाजपा नेता आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा को 60 में से 46 सीटों पर जीत मिली। पेमा खांडू 2016 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पदभार संभालने के बाद कहा कि अरुणाचल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और फिर से अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए भाजपा की सरकार को चुना। इस प्रकार से बीजेपी ने जो डिलीवर किया है अरुणाचल प्रदेश इस राज्य में, तो उसका काम को देखते हुए पब्लिक में ये पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार को तीसरी बार यहाँ पे इलेक्ट किया गया है विद थम्पिंग मेजॉरिटी। मैं सभी अरुणाचल के जितने भी जो जनता है उन सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर काफ़ी डेवलपमेंट अरुणाचल को हुआ है और आने वाला दिनों में भी इस प्रकार से और भी कई सारा डेवलपमेंट अरुणाचल को अभी हम लोग विटनेस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेमा खांडू को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। लोगों की सेवा के उनके भव्य प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। ये टीम ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास और भी तेज गति से हो। भाजपा ने 3 राज्यों में आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की देहरा पर होशियार सिंह चंबियाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालगढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के नाम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा से भाजपा ने कमलेश शाह को टिकट दिया है। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी
और मंगलौर सीट पर करतार सिंह भडाना को उम्मीदवार बनाया गया है। एक और भीषण गर्मी और दूसरी ओर एक एक बूंद को तरसते दिल्ली वासी, जो राजधानी में गहराते जल संकट की तस्वीर बयां करता है। लेकिन दिल्ली सरकार जनता को राहत नहीं दे रही है। अदालत की चौखट पर मामला पहुंचा तो दिल्ली सरकार को फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं ताकि मानवता के आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर फैसला हो सके। वहीं इस मसले पर आम आदमी पार्टी द्वारा राजनीति भी खूब हो रही है। टैंकर माफियाओं को लेकर भाजपा भी हमलावर है। हीट वेव और भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है। गर्मी में हर साल दिल्ली पानी के लिए परेशान होती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। नतीजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और कोर्ट के पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फॉर्मूले पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मानवता के आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। वहीं दिल्ली जल संकट मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने की बात जो हिमाचल प्रदेश ने कही थी, उसमें तथ्यात्मक गलती हुई है और राज्य सरकार उसे वापस लेना चाहती है। हिमाचल के पास जलाशय में इतनी उपलब्धता नहीं है कि वो अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ सके। कोर्ट ने हिमाचल की मांग को स्वीकार कर लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को, जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी, उसको देने को हम रेडी हैं। तो वो इस सिचुएशन के कारण से हुआ है, जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया। एक तरफ पानी के लिए हाहाकार तो दूसरी तरफ दूसरे पर किल्लत का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मिलीभगत से टैंकर माफिया सक्रिय हैं। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है। इस बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। आतिशी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने विधायकों को पानी संकट के मद्देनजर जनता के बीच रहने को कहा है। उन्होंने दिल्ली वासियों से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील करते हुए पानी की बर्बादी की अफवाहों को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने का फैसला लिया है। इसके लिए जमरार बांध से टीकमगढ़ शहर को पानी की आपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र भेजा था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से नहीं मिलने देने पर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था और राज्यपाल ने हमें समय भी दिया था, लेकिन ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि राज्यपाल ने लिखित में अनुमति देते हुए पीड़ित को बुलाया, लेकिन पीड़ित और नेता प्रतिपक्ष को राजभवन में घुसने नहीं दिया गया और आपातकाल के समय भी ऐसा नहीं किया गया था। राजभवन में रुकना, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एलओपी को घुसने नहीं दिया, विक्टिम को बुलाया गवर्नर विथ रिटन परमिशन, 200 विक्टिम विथ एलओपी। इमरजेंसी का टाइम में भी नहीं हुआ था।
2,35,00,000 voters, they voted in favor of Lotus. 39% people, they cast their vote in favor of BJP. इतना बड़ा ताकत है अपोजिशन का, ये अपोजिशन को खत्म करना चाहता है, इसका साथ जनता नहीं है। ये मुसलमान वोट और धांधली करके चुनाव जीता है। एक डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख 10 लाख से ज्यादा फॉल्स वोटिंग किया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरा में तो जयनगर में भी हुआ, मथुरापुर में हुआ, बोसीराट में भी हुआ, आपका घाटाल केसपुर में भी हुआ, सब एरिया में हुआ। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में बिहार की सहयोगी पार्टियों ने अब की बार अलग ही छाप छोड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार की राजनीति में कमाल किया है। 5 सीटों पर एनडीए सहयोगियों के साथ लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर बाजी मारी है, जिसका श्रेय पार्टी के प्रमुख नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को जाता है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और चिराग पासवान समेत पार्टी के निर्वाचित सांसद और तमाम नेता यहां मौजूद रहे। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। और भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई की प्रदेश पार्टी मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में विधानसभा प्रभारियों, संयोजकों, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव से किए गए कार्यों की सराहना की। रविंद्र रैना ने कहा कि लोकसभा चुनाव के उत्साह और जोश को बरकरार रखते हुए विधानसभा चुनाव में और गति से काम किया जाना चाहिए। राजस्थान के गंगापुर सिटी के टोडा भीम उपखंड के मुंडिया गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब की सोच राष्ट्रवादी थी। उन्होंने एक सैनिक के रूप में पहले देश की सेवा की और फिर समाज सेवा में जुट गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कर्नल किरोड़ी बैंसला के नाम पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की है। कर्नल बैंसला की मूर्ति वियतनाम से लाए गए विशेष पत्थर से बनी है। प्रतिमा को बनने में करीब 1.5 वर्ष का समय लगा। कार्यक्रम में करौली, दौसा, धौलपुर सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कर्नल साहब 3 दशक तक भारतीय सेना में रहकर भारत माता की सेवा की। उन्होंने 1962 में चीन, 65 तथा 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी वो आगे रहे। सेना की सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा, पिछड़ेपन की खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। मैं आज किसान सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। ये मैं आपसे कहता हूं। पूर्णिया बिहार के सांसद पप्पू यादव पर एक स्थानीय फर्नीचर व्यापारी ने 1.25 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई पर सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के।
भारत सरकार ने झूठी, भ्रामक और फर्जी जानकारी फैलाने वाले 12 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। ये विभिन्न प्रकार की जानकारियों को गलत और फर्जी तरीके से फैला रहे थे। इन यूट्यूब चैनल्स के बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर हैं और इन चैनल्स पर बड़ी संख्या में वीडियो अपलोड किए गए थे। ये चैनल समाज में भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और संस्थाओं से संबंधित गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। बैन किए गए फर्जी यूट्यूब चैनल के जो नाम है वो इस प्रकार हैं: अखंड न्यूज़, न्यूज़ फेयर ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, एम न्यूज़, वाईटी न्यूज़ सेक्टर, न्यूज़ वेब, मीडिया तक, वाईटी न्यूज़ नेटवर्क, ऑनलाइन जॉब आरके, सरकारी खबर, केल ऑनलाइन स्टडी, नीति ज्ञान फॉर यू है। और जम्मू के डोडा के गंडोह में कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक कांस्टेबल घायल हुआ। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में एक पुलिस जवान के घायल होने के बाद भारतीय सेना ने डोडा के गंडोह के कोटा टॉप इलाके में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आतंकियों की तलाश के लिए घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व डीकेआर रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने किया। एनआईए ने स्लीपर सेल स्थापित करने और आईईडी बनाने के आरोप में बेल्लारी मॉड्यूल के 7 आईएसआईएस आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आईएसआईएस के भारत विरोधी मॉड्यूल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। 7 आरोपी 2025 तक भारत के प्रत्येक जिले में 50 ऐसे स्लीपर सेल तैयार करने की आईएसआईएस की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। एनआईए ने जांच के दौरान विस्फोटक सामग्री, धारदार हथियार, डिजिटल उपकरण जब्त किए थे। पूरी साजिश को उजागर करने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर के बाद उपराष्ट्रपति तनोट पहुंचे। तनोट में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को तनोट विजय स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद उपराष्ट्रपति बावलियावाला स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर भी पहुंचे और सीमा पर तैनात जवानों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दूरबीन के माध्यम से सीमा की सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण भी किया। और वहीं दिल्ली की चांदनी चौक के कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग के फैलने से उसकी जद में और भी दुकानें आ गई। आग लगने के बाद दमकल की 19 गाड़ियां मौके पर रवाना हुई और फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। देश के उत्तरी हिस्से में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू का रेड अलर्ट रहेगा। साथ ही उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाके में हीट वेव अलर्ट रहेगा। इस बीच गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और अपना अस्पताल पहुंच अपना इलाज करा रहे हैं। हीट वेव का स्थिति पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा हीट वेव का स्थिति चलेगा। ये स्थिति अगले 4 से 5 दिन तक चलेगा। थोड़ा सा रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद है थोड़ा डे 5 को, यानी कि 17-18 तारीख को। बाकी उससे पहले हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति काफ़ी प्रखर रहेगी। आज का अगर वार्निंग का लेवल देखते हैं तो हमारा रेड अलर्ट सीवियर हीट वेव के लिए हमने जारी किए हैं बिहार के लिए और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए और झारखंड के लिए।
और बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और झारखंड, और ये जो रेड अलर्ट चलेगा आपका 2 से 3 दिन तक, 2 दिन तक आपका बिहार में, 3 दिन तक झारखंड में, और वेस्ट ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन चलेगा, और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद से रेड अलर्ट चला जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर हीट वेव 1 से 2 दिन बना रहेगा। आगामी 1-2 दिन बाद तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। 18 जून से पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज आप 13 तारीख जून की हो गई है, और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में, और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है। और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है। इस बीच पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भारी बारिश हुई है। राज्य के मंगन क्षेत्र में तेज बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां भारी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के तीस्ता बाजार के पास तीस्ता नदी के किनारे स्थित कई घर जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन स्थिति की बहाली में जुटा हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने IOA मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, IOA अध्यक्ष PT उषा, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, DG SAI संदीप प्रधान मौजूद थे। IOA के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि भारत इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और IOA की तरफ से खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद की जा रही है ताकि उनके प्रदर्शन में कोई कमी ना रहे और भारत दमदार प्रदर्शन करने में कामयाब हो। I am very happy that sports minister has visited our IOA, both ministers, and I am so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good. We have done everything for sports people. First preference we are given for only for the players, and whatever the players want, we have done this time. So I hope that preparation has gone well, and we are expecting this time more medal than Tokyo. भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ हो रही द्विपक्षीय T20 सीरीज के लिए 15 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। सीरीज के मैच 18 से 27 जून तक खेले जाएंगे। यह पहली बार है जब भारतीय टीम इस प्रकार की द्विपक्षीय सीरीज में हिस्सा लेगी। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम तैयार है इंग्लैंड के खिलाफ अपने ऐतिहासिक T20 द्विपक्षीय सीरीज के लिए। इस सीरीज की तैयारियों को लेकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम मैदान पर खूब पसीना भी बहा रही है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की जर्सी का अनावरण किया गया। इस मौके पर टीम की संरक्षक रीना जैन मल्होत्रा, टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन मौजूद रहे। IDCA की संरक्षक रीना जैन मल्होत्रा ने कहा कि टीम टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इनवाइट करा इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स को कि वो उनके मैदान में आए और एक बायलैटरल सीरीज़ खेले। तो ये बायलैटरल सीरीज़ 7 दिन खेली जाएगी, 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, और सभी हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। और इसकी तैयारी करने के लिए 7 तारीख से 13 जून तक हमने करनैल सिंह स्टेडियम में जो कैंप लगाया है उसमें बहुत ही हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, मे इट भी हमारे पुराने क्रिकेटर्स जैसे मनोज प्रभाकर जी, मे इट बी आवर हेल्थ एडवाइज़र, डाइटिशियंस, एवरीबॉडी, आवर कोचेस, एवरीबॉडी इज़ गिविंग देम डे एंड नाइट ट्रेनिंग। और पूरी हमारी कोशिश है कि हम इंग्लैंड को उन्हीं की ज़मीन पर हरा के वापस आए। IDCA के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज फाइनल हुई तो उन्होंने खिलाड़ियों के चयन से लेकर उनके प्रैक्टिस पर काम किया। उन्होंने कहा कि टीम अब पूरी तरह से तैयार है।
अभी जब हमारे पास इंग्लैंड से बुलावा आया तो हम काफ़ी प्रसन्न हुए इस बात को। फिर हमने नेशनल लेवल पर सभी खिलाड़ियों का चयन किया और हम दिन रात प्रैक्टिस में जुटे हुए और टीम पूर्ण तरीके से तैयार है। सुबह भी हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, शाम को भी प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, हर तरीके की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, और फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सभी में हम तंदुरुस्त हैं इस बार। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच संतोष राय ने भी अपनी टीम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए हमारी टीम की कोशिश अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की होगी। हम लोगों का मेन फोकस होता है कि रिजल्ट पे नहीं, बल्कि हम कैसा खेल रहे हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना होता है। और जब हम वर्ल्ड कप में गए थे तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया था। सेमीफाइनल में भी सुपर ओवर में मैच गया हुआ था, तो टीम के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। कभी कभी हार्ड लक हो जाता है, तो टीम के सिलेक्शन में यही हम ध्यान रखते हैं कि सिलेक्शन बिल्कुल फेयर होना चाहिए और जो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम मौका देना चाहिए, तो यही ध्यान में रखा जाता है। और जो सपोज किसी का फॉर्म नहीं है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, तो इसीलिए हमारे पास रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया 15 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। मुकाबले 18 से 27 जून तक खेले जाएंगे। ये पहली बार है जब भारतीय टीम इस प्रकार की द्विपक्षीय सीरीज में हिस्सा लेगी। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात योग दिवस की तैयारियों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारतीय संगठन संगमय फाउंडेशन और कोलंबो के मयूरपति भद्रकाली मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे श्रीलंका में 22 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। और इसी के साथ ही DD न्यूज़ में खबरों को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार, शुभ रात्रि।